चाइना के मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं, ऐसा मेरा जी विश्वास जी है। संजीव जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। स्वर्ण सिंह जी, मुझे लगता है कि सभी पैनलिस्टों को आपने सुन लिया होगा और जिस तरीके से गागर में सागर भरने की कोशिश उन्होंने की है, बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। चूंकि पीएलए की एक पीपीए की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भाई जो पेट्रोलिंग है सुबनसिरी में ताकसिंग इलाके में, वो पेट्रोलिंग उन्होंने नहीं की दी है। लेकिन यहां से आगे बढ़कर राजन कोचर साहब ने कहा कि भाई चाहे वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, वहां पर भी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही, गलवान में उस तरीके से नहीं हो पा रही है, डेमचौक में उस तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये जो चीजें हैं, और लगातार भारत के सीमाओं के नजदीक अरुणाचल प्रदेश में कॉलोनी बनाई जा रही है, और अगर उन पर कुछ भी ऐसा होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि उकसाने की पूरी कोशिश चाइना कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर संजीव जी कहते हैं कि चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यह आज का भारत है, तो हम इसे कैसे देखें, कैसे समझें? हाँ मनोज जी, धन्यवाद। पहले तो आपने आज के भारत की जो बात की उसमें मैं आपको बधाई दूंगा जी कि आपने बड़े विस्तृत तरीके से एक ये सर्वे किया है। जी और यदि भारत अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानता है तो आम जनमानस इन सब मुद्दों पर क्या सोचता है, कितना जागरूक है, क्या समझ रखता है, ये मुझे लगता है लगातार उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जी आपके जैसे टेलीविजन प्रोग्राम्स में इसको मुझे लगता है प्रोत्साहन मिलना चाहिए जी कि आम जनमानस क्या चाहता है, क्या जानता है और किस तरह से नीति निर्धारण से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ अपने आप को पाता है। पहली बात तो ये। जी दूसरा, आपने बात जो थाक्सिन सेक्टर की जो अपर सुबनसिरी जिले में है आसाम में, वहां आज अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने एक पूरा अभियान शुरू किया है कि वो थाक्सिन सेक्टर में जाकर खुद ये तहकीकात करेंगे कि क्या जमीन पर हालत है, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं कि उस क्षेत्र में भारत की सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दी जा रही। मैंने सुना पहले जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़े अच्छे से मिलिट्री के एक्सपीरियंस के नजरिए से कहा कि चीन ने कोट अनकोट उन्होंने कहा अलाउ नहीं किया है। तो ये जो भाषा भारत में अब नजर आती है, ये वाकई इसके बारे में जानकारी जानना जरूरी है मुझे लगता है। जी इसीलिए वो जो स्टूडेंट्स यूनियन जाने की कोशिश कर रही है वो शायद कुछ जाकर पता लगाएगी वहां जाकर। और जैसे अक्सर विपक्ष करता है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसी खबरें हैं कि चीन ने कुछ और फिर से एक तरह से जो एस्केलेशन बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के नजरिए से भी और सेना के नजरिए से भी इसका खंडन कर दिया गया है पहले से ही कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जमीन पर। मोटे तौर पर अब ये आपने जो हथेली और 5 उंगलियों की बात की, जी वो जब भारत और चीन दोनों आजाद हुए 1947 में हम और 1949 में वो, तो उस वक्त ये जो भूमि की अखंडता है, जो संप्रभुता दोनों तरफ से उस वक्त वो बन रही थी, अभी तैयार हो रही थी। तो उस वक्त जो माओ से तुंग नेता थे चीन के, वो कहते थे कि जो तिब्बत है वो चीन की हथेली होगा और नेपाल, भूटान, सिक्किम और लद्दाख, ये जो हिमालयन किंगडम एक जमाने में होती थी, ये 5 फिंगर होंगी। हालांकि ये कुछ हद तक उनकी जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुई 60 और 70 के दशक में, तब तक ये बात चली। उसके बाद ये समाप्त हो गई बात। और 80 जी के दशक में चीन ने अपना रुझान जब पूरा उन्नति की तरफ, विकास की तरफ बदला, तो भारत से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करने से नजरिए से उन्होंने इस बात को खत्म किया और इन सब पड़ोसी देशों को खुलकर कहना शुरू किया कि भारत के साथ यदि आपकी कोई समस्या है, हिमालयन किंगडम्स को उन्होंने कहा, तो आप भारत से खुद ही उससे सुलझेंगे, चीन को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जी फिर आप देखिए 90 के दशक से फिर बदलाव आता है, जब ये अचानक आर्थिक उदय शुरू होता है चीन का। तो उनकी 90 के दशक तक भारत और चीन की जो जीडीपी थी वो बराबर थी, करीब करीब $300 बिलियन। और वो बढ़कर आज देखिए भारत की 4 ट्रिलियन और चीन की 21 ट्रिलियन हो चुकी है। तो जी यदि आप ये मंशा पर मत भी ध्यान दें कि क्या वो जानबूझकर कुछ करना चाहते हैं, तो जब ये आर्थिक हैसियत, क्षमता बढ़ती है, तो जैसे हम टीचर्स की या सैनिकों की आप देखें वेतन बढ़ते हैं, तो उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे चीन में और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी
उसमें बदलाव आया है, जिसमें वो आज हम समर्थ गांव की बात करते हैं। जो सरकार के आंकड़े हैं कि वो 628 गांव इस तरह के फ्रंटियर एरिया में चीन तैयार कर चुका है और भी आगे से आगे कर रहा है। जी। तो उससे आने जाने की जो सेना की क्षमता है, बड़े वाहनों से, बड़े हथियारों से, बड़े साजो सामान से बड़ी तेजी से आगे और पीछे करने की जो क्षमता है, उसके चलते आप देखें पिछले 10 या 12 सालों में जो जिसको हम इंकर्शंस कहते हैं कि वो जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी समझ से है उसके इस तरफ चीन आता है, जब भारत उस तरफ जाता है चीन की समझ में, उसमें बड़ी तेजी से संख्या बढ़ी है। 10 साल पहले करीब 80, 90, 100 होते थे, बढ़कर 600 हो गए। और उसके अलावा ये भी हुआ जो 2020 में 2020 में क्या हुआ, 4 जगह पे एक ही समय में इस तरह का ये इंग्रेशन हुआ। तो मंशा एक तरफ है कि क्या चीन की मंशा है भारत से एक तरह से प्रतिस्पर्धा करने की या युद्ध छेड़ने की, उसको आप ना भी ध्यान दें तो जमीन पर ये हालात ऐसे बदले हैं कि इनकर्शंस बढ़े हैं और भारत लगातार उसकी तैयारी में लगा हुआ है। इसीलिए आप देखें पिछले ही सप्ताह 36वीं बैठक हुई बॉर्डर जो मैकेनिज्म है कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन का, और वहां भी ये बात हुई कि यदि कोई तालमेल में गड़बड़ होती भी है तो आपस में कम्युनिकेशन लगातार बनाया रखा जाएगा दोनों तरफ से, ताकि हम एक दूसरे को बात समझा सकें, सफाई दे सकें। तो कोशिश है पर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, ये समझना जरूरी है। और क्योंकि मैंने फिर अपनी बात यहां से शुरू की, क्योंकि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए आप देखें बहुत जल्दी से अलग अलग तरह की भाषा, अलग अलग तरह की आवाजें आपके समाचार पत्रों में, आपके टेलीविजन चैनल्स पर एकदम नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए शायद भारत की तरफ जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अपनी जो जनता है उसको लगातार संपर्क में रहें और उनको समझाएं, उनको सफाई दें कि क्या ये जो प्रश्न उठ रहे हैं ये इनका कहां तक सच्चाई है, जब भारत किस तरह से तैयारी कर रहा है उनको लेकर। तो ये चीन की चुनौती मैं नहीं कहूंगा कि नहीं है, हालांकि चिंता का विषय नहीं है, पर चौकन्ने रहने का विषय हर वक्त मैं कहूंगा कि ये बना रहता है। और उसमें किस तरह से भारत लगातार तैयारी में जुटा हुआ है, ये भारत के नेतृत्व को लगातार मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत है। और हम लोगों को, आप लोगों को इस तरह के सर्वे करने से भारत के नागरिकों को भी जागरूक करना होगा और समझना होगा कि क्या वो जो रणनीति भारत की है उसको समझते हैं, उससे जुड़ा पाते हैं अपने को। खासकर सीमावर्ती इलाके के जो लोग हैं हमारे, उनकी ये समझ बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधी जब भी कुछ मान लीजिए कोई मुश्किल आती है, जैसे 2020 जून में आई थी, तो सीमावर्ती इलाकों में लोगों को थोड़ी सी परेशानी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है उनको भी इसकी लगातार जानकारी मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि आज जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का एक पूरा दल उन्होंने शुरू किया है, एक मार्च के वो ताकसीन सेक्टर में जाकर देखना चाहते हैं, तो क्या उनको अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में हम बिल्कुल देखेंगे। आपने सही कहा कि ये आने वाला समय तय करेगा। असल में मैंने किसी को टोका नहीं, ये विषय 40-45 मिनट का नहीं है, ये विषय ऐसा है जिस पर 2-2.5 घंटे चर्चा हो, उसके बाद मंथन निकल कर आए, और सरकारें और तमाम जो विश्लेषक इस पर चिंतन भी करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन इन सब के बीच मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। देश की सीमाओं पर जो घट रहा है उसके बारे में गंभीरता से विचार होनी चाहिए। तमाम बिल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संसद में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और खुले दिल से चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रवाद के तौर पर चर्चा होनी चाहिए, देश के तौर पर चर्चा होनी चाहिए, राजनीति और राजनेता के तौर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का कंसर्न ये है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। समय का अभाव है, वरना और ज्यादा चर्चा होती। कुल मिलाकर फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।